बहुत आभार आरती जी, मंजू जी, कॉलेज की प्राचार्य। आवाज म्यूट है आपकी। सॉरी, बहुत बहुत आभार आरती जी। कॉलेज प्राचार्य नैना जी, रजनी नागपाल जी, मंजू जी, सुरेश यहाँ है, लवकुश है, सांभवी है, विकास है और भी बहुत सारे परिचित नाम और चेहरे हैं। तो उम्मीद से ज़्यादा उपस्थिति है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक संकोच भी कि इतने सुधीजनों के सामने कुछ अलग और नया मैं प्रेमचंद के बारे में जो अब तक बोला गया उससे क्या बोल पाऊंगी। रजनी जी ने इतने सुंदर ढंग से पत्रकारिता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद को एक अच्छा कम्युनिकेटर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। हंस तो उनके लिए जैसे जीवन भर का प्रकल्प था। तो ये बातें तो है ही। साथ ही साथ नैना जी ने जिस तरह से प्रेमचंद के उस नॉवेल को उसका नाम याद न रख पाने के बावजूद उसके मर्म को, उसकी भावना को जिस तरह से याद किया और बोलते वक्त जिस रूप में वो भावुक हो रही थी, वो प्रेमचंद की जो प्रभावकारिता है, उनके लेखन की जो प्रभावकारिता है और उसका जो अपने समसामयिक यथार्थ के साथ जुड़कर चीज़ों को देखने का तरीका है, उसको महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करता है। एक ऐसे विषय का विद्यार्थी भी, एक ऐसे विषय को पढ़ने वाला भी जो सीधे सीधे साहित्य से परिचित नहीं है, प्रेमचंद के लेखन और उनके विभिन्न पात्रों से किसी न किसी रूप में अपनी एकात्मकता महसूस करता है। मैं कुछ बात शुरू करूं उसके पहले मैं इस विषय पर आना चाहती हूं, जो विषय मंजू जी ने जब मुझसे बात की तो अचानक मेरे मुंह से निकला और वो विषय उसी रूप में निर्धारित भी हो गया। मैंने कल इस पोस्टर को शेयर किया फेसबुक पर और ये मेरी आदत है, मैं हर तरह की इस तरह की घटनाओं को शेयर कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे साल के अंत में लेखा जोखा बनाने में, जो हमारा विश्वविद्यालय एक रूटीन कर्म के तौर पर हमसे मांगता है कि आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बोला, खुद तो याद रहता नहीं है, ना ही हम कागज़ संभाल पाते। तो मैं जानबूझकर उसे फेसबुक पर डाल देती हूँ ताकि खंगालने पर ऑनलाइन कहीं भी वो मिल जाएगा। इस बार भी मैंने वही किया और जो प्रतिक्रियाएं आई वो बड़ी दिलचस्प थी। दो अति जागरूक पढ़े लिखे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पत्रकार हैं और एक प्राध्यापिका जो अवकाश प्राप्त है, उनकी प्रतिक्रिया आई और उस पर एक टिप्पणी आई, एक ऐसी मित्र सहकर्मी की टिप्पणी आई जो क्या कह सकते हैं, सक्रिय राजनीति में, दिल्ली विश्वविद्यालय के सक्रिय राजनीति में काफ़ी दखल रखती हैं और एक संगठन की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इन लोगों को आपत्ति थी कि प्रेमचंद की स्त्रियां विषय कुछ सटीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा क्या गड़बड़ है, जरा समझाएं। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन बात जहां लगनी थी वहां लगी और यही इस विषय को रखने के पीछे मेरा मकसद था। दरअसल जब स्त्री को जब हम देखते हैं, आप देखिए हम खुद कैसा सोचते हैं, सन 2021 में हम कैसे और कहाँ से सोचते हैं और हमारी जहनियत क्या है। अगर हम इस जगह की पड़ताल करते हुए प्रेमचंद की तरफ जाएं तो हम समझ पाएंगे कि प्रेमचंद जो है वो किस तरह से अपने समय से बहुत आगे की सोच और कर रहे थे, लिख भी रहे थे और जी भी रहे थे। मैं इसलिए इस विषय को ज़रा खोलना चाहती हूँ। प्रेमचंद की स्त्रियाँ जब हम कहते हैं तो मेरे दिमाग में ये साफ था और हम सब इस बात से आज वाकिफ़ हैं कि स्त्रियों के संदर्भ में ये बात अब स्थापित है कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती। स्त्री एक निर्मिति है और ये एक तरह से स्टेटमेंट की तरह है। सिमोन द बोवार ने जब इस चीज़ को स्त्री उपेक्षिता में चिन्हित किया तो उसके बाद से ये सूत्र वाक्य की तरह ये पंक्ति चलती है
कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। तो इसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो ये कि स्त्री एक सामाजिक निर्मिति है। और अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ इतने तरीके से देखा जाए कि स्त्री एक सामाजिक निर्मिति है और स्त्री की सामाजिक निर्मिति की विविध परिस्थितियों पर विचार करते हुए बात को छोड़ दिया जाए तो बात अधूरी रहेगी। दरअसल ये पंक्ति भी अधूरी है। स्त्री सामाजिक निर्मिति भर नहीं है, बल्कि वह पुरुष संदर्भ से सामाजिक निर्मिति है। ये कंप्लीट पंक्ति है। ये पूर्ण पंक्ति होगी जो स्त्री की स्थिति को और समाज में स्त्री के निर्मित किए जाने को, एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में स्त्री के निर्मित किए जाने को ठीक ठीक चिन्हांकित करती है। आप समस्या को और समस्या के कारणों को अगर जानते हैं तो उसे सही नाम से पुकारना भी चाहिए। अगर हम केवल कहते हैं कि स्त्री सामाजिक निर्मिति है तो हम एक बहुत बड़े पक्ष को छुपा लेते हैं कि स्त्री पुरुष संदर्भ से सामाजिक निर्मिति है। स्त्री का अपना कॉन्टेक्स्ट नहीं है। स्त्री सामाजिक निर्मिति भर नहीं है, वह पुरुष संदर्भ से सामाजिक निर्मिति है। और ठीक यही चीज़ जब मैंने यह विषय रखा मेरे दिमाग में थी और यही चीज़ पाठकों को, इस विषय को देखने वालों को हिट किया और उन्होंने लिखा कि भाई ये विषय थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर इसे थोड़ा जांच लें तो और भी दिलचस्प बात सामने आएगी। प्रेमचंद की स्त्रियां, अगर ये शीर्षक हमने रखा तो जाहिर है पढ़ने वाले को जहां उसने हिट किया, उसके दिमाग में जहां चोट लगी वो ये लगी कि प्रेमचंद की स्त्रियां मतलब उनके निजी जीवन में आई स्त्रियां, यानी स्त्रियों का संदर्भ पुरुष के साथ जोड़कर दो तरह से प्रेमचंद के मामले में यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जो प्रचलित संदर्भ है वह पुरुष के साथ, उसके रिश्तेदारी के साथ, उसके साथ उसके लगाव और जुड़ाव के संबंधों के साथ ही देखी जाती है। इसलिए जो पहली जहनियत जहाँ से बनी वो प्रेमचंद की स्त्रियां कहने से प्रेमचंद के निजी जीवन में आई स्त्रियां के रूप में देखने वाली थी। इसको थोड़ा सा अगर और चिंतन के स्तर पर खोलते तो शायद हम इसके दूसरे पक्ष तक भी पहुंचते, और वो दूसरा पक्ष था कि प्रेमचंद द्वारा निर्मित स्त्रियां, उनके साहित्य में निर्मित स्त्रियां। अब जरा इन दोनों पक्षों को देखिए, या तो प्रेमचंद के निजी जीवन में आई स्त्रियां अथवा प्रेमचंद द्वारा उनके साहित्य में निर्मित स्त्रियां, जिसका निर्माण खुद प्रेमचंद कर रहे हैं। इन दोनों पक्षों में अगर आप देखें तो एक लेखक का पक्ष है और एक लेखक के निजी जीवन का पक्ष है, और दोनों ही स्थितियों में ये पुरुष संदर्भ से चालित है। अब कसौटी कहाँ है, बड़े लेखक की कसौटी कहाँ है? चल तो रही है चीज पुरुष के संदर्भ से, स्त्री की बात पुरुष के संदर्भ से चल रही है, लेकिन बड़े लेखक की कसौटी कहाँ है? जिस चीज को, जिस छटपटाहट को मुक्तिबोध व्यक्त करते हैं, सामाजिक संदर्भ में व्यक्तित्वांतरण की छटपटाहट को, क्या जो हमारे पुरुष लेखक जिन्होंने स्त्री के पक्ष को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ डिस्कस किया, उनके अंदर कहीं ये छटपटाहट नहीं रही होगी? बड़े लेखक की कसौटी है कि जब वह स्त्री की बात करता है तो खुद को भी कितना रूपायित करता है, खुद को भी कितना व्यक्तित्वांतरित करता है, और स्त्री के पक्ष से कितना और किस प्रकार सोच पाता है। ये बड़े लेखक की कसौटी है। लेखक कोई भी हो सकता है, लेखक का जेंडर नहीं है। हम लेखिका बनाते हैं लेकिन वो जेंडर, रचनाकार, दरअसल रचनाकार एक जेंडरलेस वर्ड है, वहाँ कोई जेंडर नहीं है। कृति, रचनाकार एक जेंडरलेस वर्ड है, शब्द है, वहाँ जेंडर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने लेखक, राइटर और लेखिका, वो भी राइटर, उसके लिए बनाया है हिंदी में। इका जो प्रत्यय जोड़कर जो हिंदी में स्त्रीलिंग के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो लेखक को अपनी भूमिका लिखते समय क्या पुरुष की भूमिका से ही वह स्त्री के संदर्भों को टटोल रहा है? स्त्री के संदर्भ में बात करते समय क्या उसके दिमाग में पुरुष की चेतना ही हावी है, अथवा उसने अपने को कहीं बदला है, व्यक्तित्वांतरित किया है, रूपांतरित किया है?
प्रेमचंद के संदर्भ में ये बड़ा सवाल है। महादेवी भी लिखती हैं, महादेवी स्त्री हैं, लेकिन स्त्री होने के बावजूद महादेवी के अलावा उनकी तमाम अन्य जो उस समय की लेखिकाएं थीं, सब केवल स्त्री होने के बावजूद स्त्री चेतना से युक्त लेखिकाएं नहीं हैं। महादेवी ने जिस तरह से सभ्यता समीक्षा की और स्त्री के संदर्भ में सभ्यता समीक्षा की, वैसी सभ्यता समीक्षा अन्य लेखिकाएं नहीं कर पाई। तो इसका कारण क्या है? ये वही लेखकीय चेतना है जो स्त्री और पुरुष की देह में होने के बावजूद कॉन्शसनेस के स्तर पर, चेतना के स्तर पर अपने को बदलता है। और प्रेमचंद ने ये चीज निजी जीवन से लेकर लेखकीय जीवन तक निरंतर बदली है। ये प्रेमचंद के साथ ज्यादती होगी अगर हम प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों और उनके आखिरी जीवन के आखिरी तरफ की लिखी हुई कहानियों को एक जैसा रखकर पढ़ें और कहें कि लेखक ने शुरुआत में ही उन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया था और सारे तमगे हम लेखक के आरंभिक रचनाओं को ही देकर खत्म कर डालें और कहें परवर्ती जीवन में जितनी चीजें परिवर्तित नजर आ रही हैं लेखकीय जीवन में या निजी जीवन में, वो सब तो शुरुआत में ही थी और वो तो पहले ही नॉवेल में, पहली ही कहानी में बता दिया था। ऐसा नहीं होता। लेखक अपने को समाज के संदर्भ में बदलते हुए चलता है। अपने लेखकीय सरोकार को एक कमिटमेंट के साथ बांधे रखने के बावजूद भी वह उसके संदर्भ बदलते रहते हैं, क्योंकि सामाजिक सच्चाइयां बदलती रहती हैं और ये कोई अपरिवर्तनशील स्थिति नहीं है। प्रेमचंद को भी हम ऐसे और इसी प्रकार देखेंगे तो उनके लिखे के साथ न्याय कर पाएंगे। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां से हमें प्रेमचंद को देखना चाहिए। प्रेमचंद के बारे में बात करते हुए बहुत आसान है कि हम उनकी रचनाओं को, जैसे बहुत ही सुंदर तरीके से नैना जी ने याद किया उनकी रचनाओं को, उसके प्रभाव को, ये जो एक तरह से पाठकीयता का जो प्रभाव है जिसे हम मीडिया में रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के नाम से जानते हैं, इस पठनीयता के प्रभाव को जिस तरह से नैना जी ने याद किया, प्रेमचंद के मुरीद इस रूप में लाखों की संख्या में होंगे। लेकिन हम जब साहित्य के अध्येता प्रेमचंद पर बात कर रहे हैं और ये साल दर साल बात करने की ज़रूरत है और हम इकट्ठा होते रहते हैं 31 जुलाई को और उनके मृत्यु या प्रयाण दिवस पर भी, तो जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेमचंद को कैसे और कहाँ से खड़े होकर देखें। प्रेमचंद पर कोई, अभी आप सब जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं और जो शिक्षक सहकर्मी सुन रहे हैं, ये सब आधुनिक युग के अध्यापक अध्यापिकाएं और विद्यार्थी हैं। ये सब YouTube और Facebook सोशल मीडिया चलाते हैं और जो नई जनरेशन है, जनरेशन Y, जनरेशन X के का दौर गुजर गया, ये जो नई जनरेशन है ये तो YouTube वाली जनरेशन है। इस जनरेशन को कहानियां सुनाने के लिए तो YouTube पर भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। प्रेमचंद का पूरा नॉवेल ऑडियो वीडियो फॉर्म में उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद को कहाँ से देखें? उनके लेखन के साथ साथ उनकी हिस्टोरिसिटी को भी, ऐतिहासिकता को भी याद रखना पड़ेगा। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, 31 जुलाई 1880। तो ये जो समय है प्रेमचंद के जन्म का, और प्रेमचंद का जो लेखन आरंभ होता है वो 1900 के आसपास उनकी कहानियां छपने लग जाती हैं। उर्दू में सबसे पहले लिखते हैं वो, बाद में हिंदी की तरफ आते हैं। तो उर्दू लेखन उनका पहले हमें 1901 से 1905 के बीच इफरात में मिलता है। 1905 के बाद उनका हिंदी लेखन में तर्जुमा के जरिए प्रवेश होता है। बाद में वो फिर हिंदी में पूरा वक्ती तौर पर लिखने भी लगते हैं। लेकिन ये सब बाद में होता है। इन तमाम चीज़ों को केवल घटना और कालक्रम की दृष्टि से देखने पर बात नहीं बनेगी। हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि प्रेमचंद को विरासत में मिली क्या चीज़ थी। और मैं शुरुआत ही इस बात से करना चाहती हूँ कि प्रेमचंद दरअसल हमारे बीच ऐसे महत्वपूर्ण लेखक के रूप में हैं जो मुकम्मल तौर पर हिंदी का आधुनिक लेखक है, जो आधुनिकता को, आधुनिक जीवन शैली को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि लेखन में भी, दोनों जगहों पर साकार कर पाते हैं।
प्रेमचंद एक स्वस्थ और महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका के लिए तैयारी करते हैं। ये चीज़ उनको बनी बनाई नहीं मिली थी। आप याद कीजिए कि प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत क्या है। प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत नॉवेल निगारी में या कहानी लेखन में जो है वो तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, रहस्य, रोमांच और अतिरंजनापूर्ण अभिव्यक्ति वाली है, जिसमें भावनाएं तो हैं लेकिन उनका उत्कट प्रदर्शन है। समाज की ज्वलंत समस्याएं गायब हैं। प्रेमचंद समाज की ज्वलंत समस्याओं को लेकर लेखन में आते हैं। आप उस परिवेश को, उस परिदृश्य को मत भूलिए जहाँ से प्रेमचंद लिखना शुरू करते हैं। या तो एक तरफ उपदेशात्मकता भरी रचनाएं लिखी जा रही हैं जिनमें जो कलात्मक सौंदर्य है, जिससे साहित्य साहित्य बनता है, वो गायब है और उपदेश की भरमार है। या फिर बिल्कुल अतिरेकपूर्ण रचनाएं हैं जो रहस्य, रोमांच और इस तरह की दुनिया में ले जाती हैं। और हमारे पास एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और खुद प्रेमचंद जो एक अंग्रेजी का एक नॉवेल था लंदन रहस्य, उसकी काफ़ी आलोचना करते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। तो प्रेमचंद को जो साहित्यिक विरासत मिली थी वो एक भिन्न किस्म की विरासत थी। उसको ठीक ठीक आधुनिक नहीं कहा जा सकता। और प्रेमचंद ने आधुनिक लेखन की, हिंदी के आधुनिक उपन्यास और कहानी लेखन की सही मायनों में शुरुआत की। ठीक इसी तरह से प्रेमचंद ने एक आधुनिक मनुष्य के रूप में भी अपने जीवन के लिए सचेत तरीके से तैयारी की। प्रेमचंद के बारे में अभी फेसबुक पर और अन्य जगहों पर 2-3 तरह के पोस्ट मुझे देखने को मिले। उसमें एक पोस्ट ये है कि प्रेमचंद का 3 स्त्रियों से संबंध था और उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बहुत बाद में बताई थी। यहाँ तक कि पहली पत्नी के रहते हुए उस विवाह को छुपाते हुए उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया था। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। प्रेमचंद के बारे में एक तरफ बहुत प्रशंसात्मक लिखा जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से चीज़ें लिखी जा रही है जो अति क्रांतिकारिता के जोम में प्रेमचंद को पिछड़ा और प्रतिगामी मूल्यों का लेखक बताने की तरफ आमादा है। ये दोनों ही चीज़ें प्रेमचंद को समझने में मदद नहीं करती। अगर हम एक ये जो मैंने उदाहरण दिया कि प्रेमचंद का 3 स्त्रियों से संबंध और उस पर बातचीत, उस तरह की चीज़ों की चर्चा सोशल मीडिया पर जारी है। आप देखिए कि ठीक है, ये जो लोग प्रेमचंद के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत शिवरानी देवी का लिखा हुआ प्रेमचंद घर में है। शिवरानी देवी ने स्वयं लिखा है कि प्रेमचंद ने मृत्यु शैया पर, यानी जब अत्यधिक रोगग्रस्त हो गए थे और शिवरानी देवी के साथ उनको रहने का, समय बिताने का काफ़ी वक्त मिल रहा था, बीमार थे, तो उन्होंने शिवरानी देवी को बताया था कि उनका किसी अन्य स्त्री के साथ भी संबंध था और वो संबंध उनकी पहली पत्नी के रहते हुए था। अब देखिए, प्रेमचंद के निजी जीवन को लेकर जिस तरह से चर्चा और प्रवाद फैलाए जाते हैं, उसको थोड़ा परखने की और तटस्थ दृष्टि से, वस्तुगत दृष्टि से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। ये जो प्रेमचंद हैं जिनका पहला विवाह हुआ था, जरा पलट के पूछिए कि कितने वर्ष की उम्र में पहला विवाह हुआ था। ये बाल विवाह था। प्रेमचंद का ये बाल विवाह था जिसमें उनकी रजामंदी नहीं थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, उसमें स्वयं प्रेमचंद के हाथ के लिखे हुए कुछ पन्ने शामिल करती है। ये अद्भुत जीवनी है। प्रेमचंद घर में अगर आप पढ़ें तो आपको जीवनी के शिल्प में भी एक नया प्रयोग वहाँ दिखाई देता है। शिवरानी देवी खुद लिख रही हैं प्रेमचंद की जीवनी, लेकिन उसमें प्रेमचंद के हाथ के लिखे हुए उन पन्नों को भी शामिल कर रही हैं जहाँ प्रेमचंद निजी जीवन के घटनाओं को, निजी जीवन की विविध प्रसंगों को धीरे धीरे खोलते हैं। और प्रेमचंद खुद अपनी उस शादी के बारे में लिखते हैं कि किस तरह से वो अति उत्साह में, मतलब एक छोटा बच्चा जिस तरह से उत्साह में रह सकता है कि आज उसका विवाह है,
और उसको नए कपड़े मिल रहे हैं, वो जुलूस में सबका प्रधान बना हुआ चल रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है। तो प्रेमचंद अपने उस विवाह का वर्णन इस तरह से करते हैं। यानी बाल विवाह की उस कुप्रथा का शिकार केवल महिलाएं नहीं थी, पुरुष भी हो रहे थे और प्रेमचंद हुए थे। ठीक, अब ये दिगर बात है कि प्रेमचंद उस शादी को निभा नहीं पाए। क्यों नहीं निभा पाए, फिर आप सवाल कीजिए। इसलिए नहीं निभा पाए कि प्रेमचंद उस विवाह के बाद उस स्त्री को, जो उनकी धर्मपत्नी थी, विवाह करके जहां घर में लाए, वहां संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। उनकी चाची, जो परिवार की एक तरह से मुखिया थी, चाची यानी उनकी सौतेली माँ, जिनके खुद के बच्चे प्रेमचंद की उम्र के थे और उनका दायित्व तो प्रेमचंद पर था, उनके पालन पोषण का, क्योंकि पिता की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो ये तमाम चीजों के कारण चाची की जो आधिपत्यशील भूमिका थी, यानी स्त्री की पैट्रियार्की के अंदर, खास करके संयुक्त परिवार के अंदर जब हम बात करें स्त्री की भूमिका पर, तो उसके प्लस माइनस सब देखें। संयुक्त परिवार के अंदर पैट्रियार्की कैसे ऊपर से नीचे तक स्थानांतरित होती है और स्त्री को भी अपना शिकार बनाती है, इसका आदर्श उदाहरण प्रेमचंद की चाची थी। और प्रेमचंद की चाची के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण वह महिला, जो प्रेमचंद से विवाह के समय कम से कम 5-6 साल बड़ी थी और शायद प्रेमचंद की तुलना में ज़्यादा विवेकशील होंगी, तो वो घर छोड़कर चली जाती हैं और पलट कर नहीं आती। यही वो समय था जब प्रेमचंद का लगाव किसी अन्य स्त्री के प्रति हुआ होगा। और ये किस तरह का लगाव था, कैसा लगाव था, इसका कोई विस्तृत विवरण न तो शिवरानी देवी देती है न प्रेमचंद देते। ये जो स्वीकारोक्ति है कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा भी कोई और स्त्री थी, ये उस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं है कि उस स्त्री के साथ प्रेमचंद ने जीवन निर्वाह किया था, या आजकल के संदर्भ में कहें तो कोई बहुत लंबा रिलेशनशिप चला था, इस तरह का नहीं। जब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, हम में से बहुत, हम सब वयस्क हैं, हम स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, हम जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी, और जो बाहर लिख रहे हैं इस तरह का वो भी, ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने विवाह के बाद एक पतिव्रत धर्म का या एक पत्नी व्रत धर्म का बिल्कुल उसकी पवित्रता के साथ पालन किया है। प्रेमचंद पर आरोप लगाना या प्रेमचंद का ये जो कन्फेशन है शिवरानी देवी के सामने, ये पति पत्नी का निजी और नितांत वैयक्तिक मामला है। प्रेमचंद को इतना साहस है कि वो अपनी पत्नी से स्वीकार कर पाए कि उनके अलावा भी उनके जीवन में एक स्त्री कुछ समय के लिए, या उनके डेस्परेट पीरियड में, जब वो अपने निजी जीवन से काफ़ी परेशान थे, घर में भी नहीं रहते थे, उनका बमचक मची रहती थी। बमचक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेमचंद कि घर की स्थिति क्या थी कि चाची में और उनकी पत्नी में बमचक रोज मचती थी, भयानक झगड़े होते थे। तो वैसी स्थिति में प्रेमचंद का मन अगर फिर जाए और अशांति के इस माहौल में वह एक युवक किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षित हो, तो उसका कितना और किस तरह का महत्व हो सकता है। लेखक के लंबे जिए हुए जीवन में, 56 साल के जीवन में, उस समय का कितना महत्व हो सकता है। तो इस तरह की बात करना, और इसके बाद प्रेमचंद जब दूसरी शादी करते हैं तो ये है निर्णायक क्षण, और प्रेमचंद का सचेत निर्णय, वो एक विधवा स्त्री के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं। दूसरा विवाह वो एक विधवा स्त्री के साथ करते हैं। हम में से कितने हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने विधवा स्त्री के साथ पहला या दूसरा विवाह किया हो। पहला ही विवाह करना कोई गुनाह नहीं था। मान लीजिए लोग कहें कि हाँ चलिए हमने तो पहला ही विवाह किया, दूसरे की नौबत नहीं आई, तो हम विधवा विवाह कैसे कर सकते। बहुत खूब, लेकिन आप पहला ही कर सकते थे। अगर आपको समाज की सुधार की और स्त्री के उद्धार की इतनी चिंता थी, नवजागरण की चेतना से अगर आप इस कदर प्रभावित थे, तो आप पहला ही कर लेते, दिक्कत क्या थी। प्रेमचंद जब सचेत हुए, विवेकशील हुए, तो उन्होंने विधवा विवाह करना पसंद किया। जबकि उस समय के भारतीय समाज में, उस समय छोड़िए आज के भी भारतीय समाज में, विधवा के अलावा कुंवारी स्त्री का एक नौकरी पेशा पुरुष के लिए और अच्छे देखने सकल सूरत में ठीक ठाक पुरुष के लिए कोई मुश्किल नहीं है मिलना। बावजूद इसके प्रेमचंद का ये सचेत निर्णय था कि वो एक विधवा स्त्री से विवाह करते हैं। और
अब यहाँ से प्रेमचंद को जब आप देखना शुरू करें तो एक और आरोप उन पे लगता है। प्रेमचंद के बारे में कुछ हमारे साहित्यकार ये कहते हैं कि प्रेमचंद गरीब तो कतई नहीं थे। प्रेमचंद के पास बहुत पैसा था भाई। दूसरे जो साहित्यकार लिख रहे थे उनकी तुलना में प्रेमचंद तो प्रेस चलाते थे, प्रेमचंद तो पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे, प्रेमचंद के पास सरकारी नौकरी थी, जरूर थी, लेकिन सरकारी नौकरी आप में से कितने लोगों ने छोड़ी सिर्फ इसलिए कि लेखन में कोई बाधा ना आए। लेखन में जो आपकी प्रतिबद्धताएं हैं, जिन मूल्यों के प्रति आप आस्था रखते हैं, उन मूल्यों पर अगर कहीं से भी चोट होती है, उसके लिए नौकरी जैसे स्थायी रोजगार को छोड़ना कितने लोगों ने संभव करके दिखाया है। कुछ और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हरिशंकर परसाई के उस व्यंग लेख को या उस रेखाचित्र को याद कर लीजिए, प्रेमचंद के फटे जूते, और उसमें वो वर्णन करते हैं कि आमतौर पर जूते कैसे घिसते हैं। जूते नीचे से घिसते हैं, तलवों से घिसते हैं। जूते फटते हैं उंगलियों के सीध में नहीं, यानी जूते अगर घिसते हैं तो तलवे से घिसते हैं, और तलवे से इसलिए घिसते हैं कि आप बहुत ज्यादा चक्कर लगाते हैं। प्रेमचंद के संदर्भ में भी उन्होंने चक्कर शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन पूछा है कि क्या तुम घर की परिस्थितियों से तंग आकर या तगादों से उधार जिनसे लिया होगा, उन लोगों के तगादों से तंग आकर कहीं दूर बाग बगीचे में चक्कर लगाने चले गए कि तुम्हारे जूते फट गए। तो चक्कर तो तुमने सत्ता के लगाए नहीं, चक्कर तुमने प्रतिष्ठानों के लगाए नहीं, फिर तुम्हारे जूते कैसे घिस गए? चक्कर तो कुंभन दास ने लगाया था, और उन्होंने कहा था आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। तो आने जाने में पनहिया टूट गई, है ना। लेकिन तुमने तो चक्कर नहीं लगाए, तुम तो कमर और रीढ़ सीधी करके खड़े रहे, और हाकिम के सामने सीधी रीढ़ करके खड़े होने वाले चरित्रों को जन्म दिया। इसके बावजूद तुम्हारे जूते फट गए। तो कैसे फटे? जरूर तुमने अपनी राह में आने वाले किसी बड़े रोड़े को अपने जूतों से, अपने पैरों से ठोकर मारकर हटाने की कोशिश की होगी, और इसी क्रम में तुम्हारे जूते फटे। आप राह के रोड़ों को जब ठोकर मारने, उस पर विजय पाने की कोशिश करते हैं, लगातार मारते हैं, एक बार नहीं, जूते एक बार में नहीं फटते, लगातार ठोकर मारते मारते कैनवास के जूते फट गए और उंगलियां बाहर दिखने लगी, लेकिन तलवा सुरक्षित रहा। वो कहते हैं कि ध्यान रखो, प्रेमचंद ने तो अपने तलवों को घिसने नहीं दिया, और आप लोग अपने तलवों को अगर घिस लेंगे तो आप चलेंगे कैसे? हमारे समाज को सोचना है कि हम चल कैसे रहे, घिसे तलवे के सहारे या फटे जूते के सहारे। तो प्रेमचंद कितने अमीर थे, उसकी एक झलक हरिशंकर परसाई के इस रेखाचित्र की तरह के निबंध में मिलता है। अब हम आए प्रेमचंद की स्त्रियों के बारे में बात करें। जब मैंने मतलब एक तरह से कोशिश की कि आप समझ पाएं कि प्रेमचंद की स्त्रियों से मेरा मतलब प्रेमचंद की उन तमाम स्त्रियों से है जो उनकी निजी जीवन और लेखकीय जीवन दोनों में विराजमान है। प्रेमचंद उन चंद लेखकों में हैं जिनके निजी जीवन और सामाजिक जीवन तथा लेखकीय जीवन में कम से कम अंतराल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेमचंद के बारे में बात करते समय फैशनेबल तरीके से हम बात नहीं कर सकते। प्रेमचंद अति क्रांतिकारिता को, प्रेमचंद परिवर्तन के आकांक्षी हैं, और ये परिवर्तन उनके लिए सर्वाधिक अपेक्षित जिन लोगों के जीवन में है वो दलित, वंचित और स्त्रियां हैं। प्रेमचंद बारंबार चर्चा करते हैं कि परिवर्तन और बदलाव चाहिए, लेकिन प्रेमचंद का साहित्य हमें ये भी सिखलाता है कि क्रांतिकारी लफ्फाजी से बचकर सीधे सहज तरीके से यथार्थपूर्ण ढंग से जनता की सेवा करने वाला साहित्य रचा जाए, जो जनता में जागरूकता पैदा करे, न कि केवल कोरी लफ्फाजी। और इस चीज को प्रेमचंद के तमाम रचनाओं में देखा जा सकता है। एक उदाहरण मैं दूं कि प्रेमचंद क्रांति को और क्रांति जैसी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। कर्मभूमि आदर्श उदाहरण है। अमरकांत को क्रांति के अलावा कुछ नहीं सूझता। शुरुआत अगर पढ़ जाइए
कर्मभूमि का जो पाठ्यक्रम में है आप सबके, खास करके विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी पुस्तक है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से लेकर जो हमारी सोच है वो किस तरह से नए और पुराने का विचित्र घालमेल बनी हुई है, उसे लेकर कर्मभूमि में बहुत शानदार टिप्पणियां हैं। प्रेमचंद कर्मभूमि में अमरकांत को क्रांति का ऐसा भक्त दिखलाते हैं कि उसका ओढ़ना बिछाना खाना पीना सब कुछ क्रांति है। वो बाप के बेशुमार दौलत को लात मारकर कपड़ों के गट्ठर और तरह तरह की चीज़ें गलियों में बेचता है कि वह उनके जरिए वह देश में कांग्रेस का काम करेगा और क्रांति को मदद पहुंचाएगा। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अमरकांत जैसे चरित्र खड़े नहीं दिखाई देते, बल्कि प्रेमचंद की वो स्त्रियां जिनको प्रेमचंद घरेलू स्त्रियों के तौर पर चित्रित करते हैं। प्रेमचंद के यहाँ दो तरह की स्त्रियां हैं। एक वे स्त्रियां हैं जो घर के दायरे के अंदर हैं, उनकी जो भूमिका है वो परिवार और घर के दायरे के भीतर है, और एक वो स्त्रियां हैं जो नौकरी करती हैं। मैं एक तीसरे विवाद की चर्चा भी यहीं करना चाहती हूँ। प्रेमचंद के बारे में शिवरानी देवी को कोट करके ये भी कहा जाता है कि प्रेमचंद स्त्री की नौकरी के पक्षधर नहीं थे। शिवरानी देवी ने एक घटना का जिक्र किया है प्रेमचंद से बातचीत के क्रम में, जहां प्रेमचंद कहते हैं कि स्त्रियां पढ़े लिखें लेकिन नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नौकरी न करने वाली बात है, इसको कई लोग प्रेमचंद के विचारों के कंट्रास्ट के तौर पर, अंतर्विरोध के तौर पर व्याख्यायित करते हैं और कहते हैं कि प्रेमचंद तो स्त्री के आर्थिक आत्मनिर्भरता के खिलाफ थे। आप सोचिए, दिलचस्प बात है कि प्रेमचंद स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के खिलाफ होते तो मालती जैसा चरित्र या जागो जैसा चरित्र या पठानी जो महिला है उस तरह का चरित्र क्यों करते। और उनकी कहानियों में तमाम नौकरी पेशा महिलाएं भरी पड़ी हैं। ये एक बातचीत के क्रम में ये एक बड़ा विषय है कि स्त्रियां नौकरी करें अथवा नहीं करें, यानी स्त्री की आत्मनिर्भरता का सवाल, स्त्री की मुक्ति का अहम सवाल है अथवा नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। और प्रेमचंद अचेत ढंग से यूं ही हल्के में शिवरानी देवी को नहीं कह रहे कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करना चाहिए या स्त्री नौकरी करे ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात प्रेमचंद अचेत ढंग से या असावधान होकर शिवरानी देवी को नहीं कह रहे। ध्यान रखिएगा कि भारत के संदर्भ में कितनी औरतें हैं जो नौकरी कर सकती हैं। प्रेमचंद ये सवाल शिवरानी देवी से भी कहते हैं कि कितनी औरतों को नौकरी मिल सकती है, और फिर जब औरतें नौकरी करेंगी तो पुरुषों की नौकरी के अवसर कम होंगे। ये उसी कोटेशन में आगे है। लेकिन आप इस सवाल को जो पति पत्नी के बीच एक विषय पर बौद्धिक तर्क वितर्क के रूप में सामने आया है, हो सकता है कि शिवरानी देवी उस बातचीत को बहुत लेंथ में प्रेमचंद घर में ना लिख सकी हो और उन्होंने छोड़ दिया हो जिक्र मात्र करके, मोटी बात कह के। लेकिन प्रेमचंद के अन्य तमाम जो लेख हैं वो तो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि प्रेमचंद स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के खिलाफ थे। कहाँ लिखा प्रेमचंद ने? जमाना में, माधुरी में, हंस में, तमाम जो उनके लेख छपे हैं या अन्य चिट्ठी पत्री में जो भाव व्यक्त किए हैं, कहाँ लिखा कि स्त्री को नौकरी नहीं करना चाहिए या स्त्री की आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता का सवाल गौण सवाल है? कहीं नहीं लिखा। बल्कि वो तो स्त्री के हकों की बात करते हैं। नवजागरण से बहुत आगे बढ़कर, नवजागरण के डिमांड और एजेंडा से बहुत आगे बढ़कर स्त्री के लिए संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। विधवा विवाह होना और विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सफलता मिलना, ये केवल नवजागरण के एजेंडे की सफलता मात्र नहीं थी, ये उस पितृसत्तात्मक चालाकी की सफलता भी थी जिसका हित इसमें था कि स्त्रियां विवाह करके घर के बाहर जाए। विधवा के लिए संपत्ति की बात करना, इसमें सफलता तो नवजागरण को नहीं मिली थी, बहुत बाद ये कानून आया था। तो ये जो स्थिति, और हिंदी भाषी समाजों में तो और भी बुरी हालत थी। तो प्रेमचंद स्त्री के संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं,
स्त्री के संपत्ति को उसके नाम जो अर्जित संपत्ति है या पिता की तरफ से या पति की तरफ से जो मिली हुई संपत्ति है उसको खरीदने और बेचने के अधिकार की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए गबन की रतन को, जो पति के मरने के बाद एक संपत्ति के अधिकार से बेदखल कर दी जाती है अब उसके भतीजे के द्वारा, यानी पति के भाई के बेटे के द्वारा, मनीराम के द्वारा। और वो कहता है आप मुझसे केवल गुजर का सवाल कर सकती हैं, संपत्ति का सवाल तो आप छोड़ दीजिए। प्रेमचंद तो स्त्री के संपत्ति, उसके तमाम हकों को महफूज रखने की बात करते हैं, उसके पक्ष में लिखते हैं, दहेज की समस्या को बार बार उठाते हैं। वही प्रेमचंद स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के सवाल पर क्या इतने पीछे जाएंगे कि कहेंगे स्त्री को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों प्रेमचंद कह रहे हैं कि स्त्री की स्वतंत्रता का सवाल उसके आर्थिक आत्मनिर्भरता के सवाल से एक में एक नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। प्रेमचंद के समय की कल्पना कीजिए, प्रेमचंद के समय के आंकड़ों को उठाकर देखिए और देखिए कि साक्षरता का स्तर क्या था, कितने लोग शिक्षित थे और कितने लोग सरकारी नौकरियों में थे, कितने पुरुष थे और महिलाओं का प्रतिशत क्या था। अगर महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारी नौकरियों को ही टारगेट रखें और उसको पा लेने के बाद ही किसी अन्य तरह के स्वतंत्रता या हक की बात करें तो क्या यह जायज होगा? जैनेंद्र को याद कीजिए, त्यागपत्र हम सबके पाठ्यक्रम में है और प्रायः सबने पढ़ा है। त्यागपत्र को याद कीजिए, मृणाल कौन सी नौकरी करती है, लेकिन क्या मृणाल के लिए आत्मसम्मान का प्रश्न, उसके देह पर अधिकार का प्रश्न, पति के घर में जगह का प्रश्न और विवाह में स्वायत्त निर्णय ले सकने का प्रश्न, गर्भ पर अधिकार का प्रश्न कि गर्भ किसका है, वह गर्भ को जन्म देगी या नहीं देगी, ये सवाल, और प्रेम का प्रश्न, क्या ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? ये सवाल वही स्त्री कर सकती है जिसको आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त है। तो आज का प्रतिशत भी निकाल लीजिए, कितनी स्त्रियां हैं जिनको आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त है। तो भारत की अधिसंख्यक स्त्रियां आर्थिक तौर पर आज भी आत्मनिर्भर नहीं हैं, वो आंशिक तौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। असंगठित क्षेत्रों में तो और भी स्थिति खराब है, उनको इस तरह के बड़े सवालों पर सोचने का मौका ही नहीं है। पेट का सवाल इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या इन तमाम चीज़ों के रहते, इन तमाम विसंगतियों के रहते आर्थिक आत्मनिर्भरता के सवाल के साथ ही स्त्री मुक्ति के सवाल को जोड़ दिया जाना चाहिए? और फिर वो तमाम महिलाएं जो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं है, उनके अधिकारों का क्या, उनके सवालों का क्या? स्त्री मुक्ति के सवाल का आर्थिक आत्मनिर्भरता से कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वही मानसिकता काम करती है कि घर की स्त्रियां कोई उपजाऊ, उर्वर या श्रम के आर्थिक विनिमय का कोई काम नहीं करती। कहीं ना कहीं दिमाग में ये काम है, ये बात है कि हाउसवाइफ का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो हाउसवाइफ या घरेलू स्त्रियों का की कोडिंग है ना, जिस तरह से घरेलू स्त्रियों की कोडिंग की गई है और घरेलू स्त्रियों के श्रम को नकारा गया है, वो अपने आप में खासा दिलचस्प है और उसके परिप्रेक्ष्य को समझने की जरूरत है। हाउसवाइफ की परिभाषा क्या है? हाउसवाइफ की परिभाषा अगर आप कुछ प्रतिष्ठित जगहों से मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाउसवाइफ की परिभाषा क्या है? घरनी यानी हाउसवाइफ वह है जो घरेलू नौकर नौकरानियां नहीं है, जो घर के समस्त कामों के लिए दायी है, अथवा उन घरेलू नौकर नौकरानियों के लिए दायी है जो घर के कामकाज करते हैं। कितनी दिलचस्प परिभाषा है, जरा आप इसकी पेचीदगियों पर गौर कीजिए। और ये परिभाषा 1958 में एक पुस्तक है अ सर्वे ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, उसमें दी गई है। ए हंट की ये पुस्तक है। और चलिए किसी सर्वे और को छोड़ दें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें। हाउसवाइफ की क्या परिभाषा है जरा देखिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या कहता है हाउसवाइफ कौन है? घरनी वह स्त्री है जो अपने घर के कामकाज को स्वयं व्यवस्थित करती है अथवा स्वयं नियंत्रित करती है
घर की मालकिन होती है जो गृहस्थ की पत्नी होती है। ये है घरेलू स्त्री या हाउस वाइफ की परिभाषा। इस परिभाषा को बनाया किसने? घरेलू स्त्री की इस परिभाषा को बनाया किसने है? घर की स्त्री के काम काज के दायरे, उसके जीवन के पहचान और उसके सामाजिक परिवेश को, सब कुछ को घर के अंदर और घरनी की भूमिका के अंदर सीमित कर देने का ये खेल जो है, इसे चलाया किसने? और इस तरह की जो परिभाषाएं हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में बताई जा रही हैं, एक तो व्यवहार में आपने समेट दिया स्त्री को कि उसका घर है, वो घर की मालकिन है। लेकिन मालकिन कैसी है? मृणाल कहती है घर तो पुरुष का होता है, स्त्री का कोई घर नहीं होता। तस्लीमा नसरीन ने लिखा स्त्री कोनो देश नहीं, यानी स्त्री का कोई देश नहीं होता, घर ही नहीं देश भी नहीं होता। तो ये जो स्थितियां हैं जो स्त्री महसूस करती है, उसको प्रेमचंद आवाज देते हैं। इसलिए कहते हैं कि घरेलू, अब जरा देखिए, मैं एक बहुत ही शानदार घरेलू स्त्री की कहानी जो प्रेमचंद ने कही है, और हम सब उस तरह से पढ़ने के आदी नहीं हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों को हम समस्या मूलक ढंग से पढ़ने के आदी हैं। प्रायः उपन्यास को हम चिन्हित कर लेते हैं कि फला उपन्यास में ढिमका समस्या है, फला उपन्यास में फला समस्या है, और इस तरह से फिर हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन एक घरेलू स्त्री की भूमिका के लिहाज से गबन उपन्यास को पढ़िए तो, या कर्मभूमि को पढ़िए, बहुत ही दिलचस्प नतीजे सामने आएंगे। आप देखिए कि घरेलू स्त्री कैसी अच्छी लगती है। घरेलू स्त्री अच्छी लगती है कि वो विचारहीन हो, बधिया हो, पति या स्वामी के कहे को माने, उसकी आज्ञा का अनुपालन अपने अधीन रहने वाले नौकर, नौकरानी, दास, मातहत लोगों, बच्चे इत्यादि से करवाए। यहाँ तक कि बच्चों को भी पिता का आदर करना, परिवार के मुखिया का आदर करना सिखाना, ये काम किसका है? घरेलू स्त्री का है। और अब तो इसको घरेलू को हटा भी दीजिए, केवल स्त्री का है। आप नौकरी करते हैं, इसके बावजूद आपका है, किसी और का नहीं है। पिता का काम नहीं है कि वो माता का आदर करना बच्चे को सिखाए, लेकिन माता का ये काम है कि वो पिता का आदर करना बच्चों को सिखाए, पिता की भूमिका, पिता के श्रम के महत्व को बच्चों को बताए। लेकिन माँ के श्रम के महत्व को, जो घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, उसे बताने के लिए कोई बाध्यता पिता के ऊपर नहीं है। माँ घर आए काम करके, नौकरी करके या बाहर का कोई काम करके, तो घर में उसके लिए कौजी वातावरण, आरामदेह परिवेश हो, ये कोई आवश्यक काम नहीं है। हो भी सकता है, अगर नौकर नौकरानियां हैं तो हो सकता है कोई आपको एक गिलास पानी दे दे, और नहीं भी हो सकता है। ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन पुरुष अगर बाहर से कामकाज करके लौटे तो तत्काल छोटे बच्चे को, गोद के बच्चे को उसके ऊपर नहीं चढ़ जाना चाहिए, उसको थोड़ा समय देना चाहिए, उसको चाय वाय पीने का वक्त देना चाहिए। तो आपने घरेलू स्त्री को इस तरह से डिज़ाइन किया है घर के परिवेश के अंदर कि उसकी एक खास भूमिका, और ये डिज़ाइनिंग किसने की है? ये डिज़ाइनिंग मिडिल क्लास ने की है, बुर्जुआ वर्ग ने की है। ये बुर्जुआ घरेलू स्त्रियां हैं जो श्रम और श्रम के महत्व से एक तरह से धीरे धीरे लगभग अपरिचित होती गई हैं, और इनको एक खास तरह की रमणी की भूमिका में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। यानी रमणी किसके लिए? पति के लिए। ऐसी भूमिका जिसमें वह न केवल घर की वस्तुओं को आरामदायक बनाए, घर के भीतर के संबंधों को पुरुष के लिए आरामदायक बनाए, बल्कि स्वयं भी पुरुष के लिए आरामदायक और उसके लिए उत्फुल्लता का कारण बनकर रहे, सजी सवरी गुड़िया की तरह बनकर रहे। घर में सोफा अस्त व्यस्त है, टेबल अस्त व्यस्त है, चाय के कप प्लेट फेंके हुए हैं, तो उसका दोष किसके ऊपर है? मोहन राकेश को याद कीजिए, आधे अधूरे। सावित्री अपने को हर चीज के लिए दोषी मानती है, यहाँ तक कि लड़की बिगड़ गई बिन्नी, उसके लिए भी सावित्री खुद को दोषी मानती है। लेकिन वह जो पुरुष है, उसके मुंह से कहीं एक शब्द नहीं निकलता कि इस पूरे परिवेश के लिए वह भी कहीं दोषी है, खास करके घरेलू परिवेश के लिए वह भी कहीं दोषी है। तो ये जो घरेलू स्त्री की डेफिनेशन है, उसके संदर्भ में अगर आप गबन को पढ़ें, मैं केवल संकेत करके छोड़ रही हूँ क्योंकि फिर बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी। तो घरेलू स्त्री के संदर्भ में अगर आप गबन को पढ़ें या कर्मभूमि को पढ़ें, तो आपको बहुत
सुंदर और एक तरह का कहें कि रिवर्सिव पार्ट, जो कि पहले के किए गए पार्ट से अलग किस्म का होगा, हासिल होगा। कारण कि ये जो घरेलू स्त्री है और इसकी इस तरह की भूमिका का जो निबंधन है, ये कहीं ना कहीं उस एलिटिसिज्म से पैदा हुआ है, सामंतवाद के उस गर्व से पैदा हुआ है, जो स्त्री की भूमिका को एक खास परिस्थितियों में रखकर देखता है और स्त्री के बाहर श्रम करने को, बाहर जाकर कोई काम कर लेने को हेयता की निगाह से, मतलब हेठी की निगाह से देखता है कि हमारे घर की स्त्रियां बाहर काम करेंगी। आपके जीवन में ऐसे उदाहरण भरे पड़े होंगे, आप नहीं, क्योंकि आप और हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरी माँ आदर्श उदाहरण है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरी माँ को नौकरी करने की अनुमति मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने नहीं दी। मेरे पिताजी दादाजी के विरोध में नहीं जा सकते थे और माँ को उनकी अनुमति पर निर्भर रहना था। तो एक विवाहित स्त्री की भूमिका घर ही सब कुछ है के रूप में रिड्यूस कर दी जाती है और बाहर काम करने को या सम्मानजनित नौकरी करने तक को अपमान का विषय परिवार का मुखिया अपने लिए समझता है। मतलब बाहर नौकरी को क्या माना जाता है? पैसा कमाना। और पैसा कमाना किसका काम है? पुरुष का काम है। घर चलाना किसका काम है? पुरुष का काम है। तो क्या घर के मर्द इतने कमजोर हो गए कि अब स्त्रियां बाहर जाकर काम करेंगी और पैसा कमाएंगी? ये स्थिति बहुत बाद में बदली है। आप देखिए कि स्त्री चेतना और पुरुष चेतना में कितना बड़ा फर्क होता है। स्त्री को घर के भीतर बंद कर देना और ये मान लेना कि वह बधिया ढंग से, विचारहीन ढंग से मातहत रूप में रहेगी और आजीवन उसकी यही भूमिका काम में होगी, ये एक तरह से स्त्री जाति पर ज्यादती करना है और प्रेमचंद इसकी खिलाफत करते हैं। और इस वजह से प्रेमचंद कहते हैं, जालपा के रूप में आप देखिए कि या फिर सुखदा के रूप में देखिए कि किस तरह से भोग विलास पर ये दोनों स्त्रियां जान देती हैं। एक और है सेवा सदन की वो सुमन, जो रेशमी सलूका दरवाजे पे टांग देती है कि कोई चिक हटाए तो सबसे पहले क्या दिखाई दे? वो रेशमी सलूका दिखाई दे, वो रेशम का ब्लाउज दिखाई दे, जो देख कर लोग समझें कि वह बड़े ऊंचे खानदान से आई है और परिवार उसका खासा समृद्ध है। तो ये जो भोग विलास की चाहत है और जिस पर लड़कियां, खास करके स्त्रियां, अपने पति के रूप में उस साधन को, उस जीवन को प्राप्त करना चाहती हैं कि पति उसको भोग विलास के लिए, सुखमय जीवन के लिए एक तरह से वातावरण उपलब्ध कराएगा, ये कितना बड़ा फार्स है। ये प्रेमचंद की रचनाओं से ही एक एक करके उद्घाटित होता है। सुमन घर में संतोष से रह नहीं पाती, सुख से रह नहीं पाती, पति शक्की है और अंततः उसे घर छोड़ना पड़ता है। और प्रेमचंद की टिप्पणी क्या है? प्रेमचंद की टिप्पणी है कि स्त्री को यदि घर में सम्मान मिले तो वह बाहर क्यों जाए। स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता का सवाल यहाँ प्रेमचंद नहीं उठाते, क्योंकि प्रेमचंद जानते हैं कि जब स्त्री पढ़ी लिखी होगी, चेतना संपन्न होगी, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता उसका बाई प्रोडक्ट है। आज हमसे कोई नहीं कहता, हमारे पिता भी नहीं कहते कि तुम नौकरी क्यों कर रहे हो, बल्कि नौकरी लग जाए, पढ़ी लिखी लड़की हो और कल को अगर नौकरी लगने की संभावना हो तो विवाह फटाफट होता है। तो ये जो स्थिति है कि अब लड़की कैसी चाहिए? कमाऊ भी चाहिए, लेकिन घर के दायरे में वह उसी भूमिका का निर्वहन करे जो उसकी माँ करती आई, उसकी दादी करती आई और उसके अन्य पुरखन करती आई। तो ये एक अजीब स्थिति है जिसको प्रेमचंद अपने उपन्यासों में, कहानियों में बार बार हिट करते हैं। वो विवेक संपन्न स्त्री की बात करते हैं और ये विवेक संपन्नता केवल नौकरी करने से नहीं आती। प्रेमचंद बहुत साफ कहते हैं कि ये नौकरी से विवेक संपन्नता का, चेतना का कोई संबंध नहीं है। एक स्त्री, और ये भी प्रेमचंद के यहाँ, प्रेमचंद अपनी स्त्रियों को जिस तरह से चित्रित करते हैं, जिन चरित्रों को गढ़ते हैं, स्त्री चरित्रों को गढ़ते हैं, वो दिलचस्प है। वो बहुत पढ़ी लिखी चरित्र नहीं है, लेकिन चेतना संपन्न चरित्र है, जो एक साथ पहचानती हैं कि उनके पैरों में कितने किस्म की बेड़ियां हैं, पितृसत्ता की भी, समाज की भी और साम्राज्यवाद की भी। एक और चीज कि प्रेमचंद की रीडिंग, उनके स्त्री चरित्रों की रीडिंग
और उनके नॉवेल्स और कहानियों की रीडिंग पितृसत्ता और पूंजीवाद के अंतर संबंधों के बगैर नहीं हो सकती। पितृसत्ता और पूंजीवाद के संबंधों की विवेचना के बगैर प्रेमचंद के उपन्यासों, कहानियों और स्त्री चरित्रों की रीडिंग संभव नहीं है। यहाँ तक कि पुरुष चरित्रों की रीडिंग भी संभव नहीं है। मैं एक और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने एक और संदर्भ शिवरानी देवी के की लिखी पुस्तक प्रेमचंद घर में से सोशल मीडिया में घूम रहा है कि प्रेमचंद जब गांव जाते थे यानी लमही जाते थे तो अपने घर में खखार कर घुसते थे। छोटे भाई की बहुएं रहती थी तो वो खखार कर घुसते थे। बेहद खूब। यानी आप बताना क्या चाहते हैं इस प्रसंग को उठाकर? प्रेमचंद खखार कर ना घुसे, अथवा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी बेटी को दहेज भी दिया था। ठीक, बहुत अच्छा। लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं उसका अनुपालन करना, उसके रीति नीति नियमों का अनुपालन करना एक हद तक ही आपके वश में होता है। यही प्रेमचंद हैं जो लोगों के कहे अनुसार खखार कर अपने घर में यानी आवाज निकाल कर अपने घर में घुसते हैं। यही प्रेमचंद हैं जो जालपा और उसकी सास के बीच तनाव दिखाते हैं इस एक मुद्दे पर कि जालपा नंगे सिर छत पर जाती है और हंस हंस कर बातें करती है पड़ोसियों से। ये उसकी सास को पसंद नहीं है और जालपा कहती है कि मैं तो ये करूँगी और बातें भी करूँगी और ऐसे ही रहूँगी भी। यहाँ तक कि जालपा थिएटर जाती है अपने पति के साथ और बहुत दिनों तक समाज में ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही कि बड़े घरों की स्त्रियां पर्दा करती हैं। जालपा बहुत दिनों तक थिएटर जाने के बावजूद भी पर्दे वाली जो महिलाएं जहां बैठती हैं थिएटर में, वहां बैठकर सिनेमा देखती थी। लेकिन एक दिन तय करती है कि अब ये नहीं चलेगा, वो पति के साथ बैठकर सिनेमा देखती है। तो ये जो पर्दा तोड़ना है और नंगे सिर छत पर जाना है पड़ोसियों से और अपनी हमउम्र स्त्रियों से बात करना है, जो उसकी सास को पसंद नहीं, उसके ससुर दयानाथ को पसंद नहीं, लेकिन वो करती है। और यही नहीं, वो कहती है मैं मायके भी जाऊंगी बिना बुलाए, मायके से बुलावा आए इसका मैं इंतज़ार नहीं करूंगी, मैं मायके जाऊंगी बिना बुलाए और ये मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। ये घरेलू स्त्री है जो इस तरह के निर्णय लेती है। और प्रेमचंद अपनी रचना में जब लिख रहे हैं कि वो नंगे सिर छत पे जाती है और पड़ोसी स्त्रियों से बात करती है जो उसकी सास को पसंद नहीं, इसके बावजूद वह करती है, एक रिबेल स्त्री की तरह वो करती है। बल्कि एक और जगह वो चिन्हित करते हैं और कहते हैं कि ये स्त्रियां जो पढ़ी लिखी नहीं हैं अथवा चेतना संपन्न भाव जिनके अंदर नहीं है, ये स्त्रियां, आप दयानाथ और अन्य लोग बात करते हैं, यानी जालपा के ससुर और अन्य लोग बात करते हैं, उस क्रम में प्रेमचंद एक पंक्ति उद्धृत करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां, यानी तुम्हारी पत्नी की तरह, दयानाथ की पत्नी की तरह, जालपा की सास की तरह की स्त्रियां हमारे कुछ हो जाने पर, हारी बीमारी या मृत्यु की स्थिति में चारपाई के समीप बैठकर छाती कूटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो कैसे स्त्री की जरूरत है? प्रेमचंद अपने घर में खखार कर जाते हैं, इससे क्या प्रेमचंद पिछड़े हो गए? प्रेमचंद जिन स्थिति और परिस्थितियों में अपनी नायिकाओं को चित्रित कर रहे हैं, उनको चेतना संपन्न बना रहे हैं, जिसको पढ़कर नैना जी जैसी लोग जो साहित्य से सरोकार नहीं रखती द्रवित होती हैं और प्रभावित होती हैं, प्रेमचंद के लेखन के लगभग 100 साल बाद प्रभावित होती हैं। तो प्रेमचंद के जीवन का कौन सा, उनके लेखन का कौन सा पक्ष महत्वपूर्ण है? खखार कर घर में जाना या जालपा जैसा कैरेक्टर रचना जो कहती है कि मैं सिर नहीं ढकूंगी, पर्दे वाली स्त्रियों के साथ बैठकर सिनेमा नहीं देखूंगी, पति के साथ बैठकर देखूंगी, और वो स्कूटर पर भी पति के साथ जाती है। तो इस तरह की नई स्त्री, और प्रेमचंद आदि से अंत तक जालपा के साथ खड़े रहते हैं। उनकी सहानुभूति रमानाथ के साथ नहीं है, जालपा के साथ है।
और जालपा के अंदर जो दकियानूसी भाव है, गहनों को पर जान देने की जो उसकी चेतना है, उसका समाज मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जिस तरह से प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है। और जालपा जब बदलने की ठानती है, खुद को बदलने की ठानती है, तो उसकी जो उस मनः स्थिति की जितनी शानदार विवरण प्रेमचंद के यहाँ मिलता है वह भी अतुलनीय है। प्रेमचंद कहते हैं ये अंधेरे से उजाले की ओर यात्रा है। अंधेरा किसका था और उजाला किसने चुना? अंधेरा उस समाज का था जिससे प्रेमचंद जालपा को जिसमें बड़ा होता हुआ दिखा रहे हैं, और उजाला जालपा का सचेत निर्णय था, जहां वो क्रांतिकारी लोगों के जिनको फांसी की सजा मिली है, उसके पति के धोखाधड़ी और देश प्रेम रहितता के कारण फांसी की सजा मिली है, उस क्रांतिकारी परिवार के घर बर्तन मांजने, उनकी सेवा शुश्रूषा करने, उनके लिए दवा दारू लाने के काम के जरिए प्रेमचंद उस उजाले को स्त्री के जीवन में आता हुआ दिखाते हैं। ये भूमिका है स्त्री की, जो स्त्री की चेतना से संपन्न होती है। यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्री को भी, और जो स्त्री आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं है, घरेलू स्त्री है, उसकी भूमिका को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, अदला बदली की ज़रूरत है कई बार। इसलिए कि जो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर है, जरूरी नहीं है कि वह जालपा जैसी शेर दिल भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं है, घरेलू स्त्री है, वह केवल भोग विलास पर ही जान देती है, पति की मातहत ही रहती है, उसका अपना कोई विवेक और बुद्धि नहीं है, यह सोचना भी, और उसके श्रम का कोई मूल्य नहीं है, उसके श्रम का कोई सामाजिक योगदान नहीं हो सकता, यह सोचना भी एक भूल धारणा है। प्रेमचंद बार बार इस धारणा को हिट करते हैं। मैं आखिरी कुछ बातें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से कहकर ख़त्म करना चाहती हूँ। कहने को बहुत कुछ है, प्रेमचंद पे हम बहुत बातें कर सकते हैं, एक व्याख्यान तो बहुत छोटा सा होगा, कुछ भी इसमें हम प्रेमचंद पर समझ पाएँ तो अच्छी बात है, अन्यथा प्रेमचंद को समझने के लिए एक व्याख्यान काफ़ी नहीं है। मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी से, जो प्रेमचंद की गुमशुदा कहानियों में शामिल है, गुप्त धन से मैं उल्लेख करना चाहूँगी। ये अनुलिखित कहानी है, इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, काहे कि ये प्रेमचंद की परवर्ती कहानियों में से है, जो प्रेमचंद अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिख रहे थे। ये 1 जनवरी इस कहानी को उन्होंने तारीख के साथ लिखा है। 1 जनवरी 1935 की कहानी है, और कहानी 1 जनवरी 1935 की पृष्ठभूमि से डायरी नुमा शक्ल में शुरू होती है। ये कहानी है क्रिकेट मैच। इस कहानी में प्रेमचंद एक ऐसी स्त्री का चरित्र गढ़ते हैं और उसकी सार्वजनिक भूमिका को एक ऐसे क्षेत्र से चुनते हैं जो खासा दिलचस्प है, और आज भी स्त्रियां उस क्षेत्र में गिनी चुनी हैं। लेकिन जो भूमिका प्रेमचंद अपनी इस कहानी नायिका को देते हैं, उस भूमिका में आज भी संभवतः एक स्त्री खड़ी दिखाई नहीं देती, जबकि दुनिया बहुत बदल गई, गंगा में बहुत पानी गुजर गया, लेकिन स्त्री उस भूमिका में आज भी नहीं है। ये कहानी खेल की दुनिया से है, शीर्षक ही है इसका क्रिकेट मैच। आज IPL के संदर्भ में आप बहुत सारे जो दल हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें क्रिकेट के उन समूहों में पैसा लगाने वाली कुछ महिलाओं को जानते होंगे, लेकिन ये वो महिला है जो क्रिकेट टीम का एक तरह से गठन करती है, चयन करती है खुद, और चयन करने के लिए वह लंदन से भारत आई है। वह भारत में क्रिकेट टीम का चयन करना चाहती है, और उसकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जफ़र से होती है। वह उसके साथ बहुत बेतकल्लुफ़ी से पेश आती है और कहती है, हमारे साथ क्या आप भी लखनऊ चल रहे हैं? और लखनऊ में एक मैच है, और उस मैच में जो अच्छा खेलेगा उसमें से कुछ खिलाड़ियों को वह चुनेगी और क्रिकेट दल का गठन करेगी, भारतीय क्रिकेट दल का गठन करेगी,
ताकि अजेय तौर पर भारत विदेश की धरती में परफॉर्म कर सके और भारत के खिलाड़ी जीत सके, क्रिकेट में भारत का नाम हो। अब इस महिला का जो चरित्र है, देखिए, एक तो महिला की भूमिका क्रिकेट के खेल के बीच से, आमतौर पर क्रिकेट का खेल पुरुषों का खेल माना जाता है। रामविलास शर्मा की उनका एक बहुत अच्छा राइटअप है क्रिकेट के मैच को लेकर, और खुद वो क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो क्रिकेट का खेल किस तरह से नशा पैदा करता है और जिस तरह से समय की मांग करता है, ये 2020 वाला नहीं, प्रेमचंद के समय का क्रिकेट का खेल याद कीजिए, जब 3 दिन में नहीं था, 5-5 दिन थे और उससे भी ज़्यादा दिन हुआ करते थे, और क्लासिकल तरीके से क्रिकेट खेला जाता था। उसमें एक महिला तय करने निकलती है कि वह 12 खिलाड़ियों को चुनेगी और टीम बनाएगी, और भारत की तरफ से वो विदेश की टीमों में खेलेंगे, विदेश की टीमों से खेलेंगे और जीत कर आएंगे और भारत का नाम रोशन होगा। तो महिला जिस तरह से पेश आती है अपने पुरुष खिलाड़ियों के साथ, वो उसका विवरण खासा दिलचस्प है। और डॉक्टर है, वो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन क्रिकेट में खासी रुचि है, और वह सिगरेट पीती है, उन्मुक्त व्यवहार करती है, साथ साथ यात्रा करती है, और हर पुरुष को देखकर, यानी जिस खिलाड़ी को वह चुनती है, जिस टीम को चुनती है, उन्हें लगता है कि वह उन्हीं से प्यार कर रही है। उसके दृष्टि का कृपा पात्र बनने की कोशिश में हर खिलाड़ी लगा हुआ है, लेकिन हर कोई समझता है कि वह दूसरे का कंपटीटर है। और जो जफ़र साहब हैं, जिनसे पहली मुलाकात उस महिला की होती है, जफ़र साहब को लगता है कि इस महिला पर तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि ये महिला उससे प्रेम करती है। और जैसे ही वो किसी और खिलाड़ी को, जो शक्ल सूरत में या प्रतिभा में उससे ज़्यादा है, उस महिला के नज़दीक आता देखता है, तो वह जलन से, ईर्ष्या से भर जाता है और टिप्पणी करने लगता है तरह तरह की। और आखिर में ये राज खुलता है, इस कहानी के आखिर में ये राज खुलता है कि जो वो महिला है, जो अपरूप सुंदरी है, जिसने 10-11 लोगों को क्रिकेट की टीम के लिए चुना है, वह महिला दरअसल है कौन। वो महिला एक मशहूर क्रिकेटर की बेटी है, जिसके पिता को विदेश में क्रिकेट खेलते समय अपमान का सामना करना पड़ा था, और उन्होंने हार के जलालत से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। उसके पास अकूत धन था, वो खूब पैसा खर्च करती थी, उसके पास बुद्धि थी, वह पुरुषों से ज़्यादा शार्प है। और प्रेमचंद इस पूरी कहानी में उस महिला के चरित्र को इसी रूप में रखते हैं। तो ये देखना चाहिए कि प्रेमचंद स्त्री का व्यक्तित्व जो सार्वजनिक स्पेस में बनता है, जो ऐसे क्षेत्र में जो अपरिचित और खास तरह से बहुत लोकप्रिय क्षेत्र नहीं है, उन जगहों पर जब प्रेमचंद चित्रित करते हैं तो कैसी स्त्री को चित्रित करते हैं। वह व्यक्तित्व संपन्न, निडर, और अपनी जो देह की खूबसूरती है, यानी सेक्सुअलिटी है, उसको भी नियंत्रित करना जानती है। उस सेक्सुअलिटी का असर क्या हो सकता है सामाजिक तौर पर, खास करके एक बंद समाज में पुरुषों की मानसिकता पर, उसका भी ज्ञान उसे है, और वह उससे प्ले करती है, लेकिन एक सीमा के बाद वह उस पर नियंत्रण करना जानती है। तो ऐसे ही व्यक्तित्व संपन्न स्त्रियां प्रेमचंद ने गढ़ी है। ये सन 1935 में लिखी हुई कहानी है। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रेमचंद की जो स्त्रियां हैं, सिर्फ नौकरी पेशा, ये डॉक्टर स्त्री है। अगर आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रेमचंद सिर्फ इसलिए नापसंद करते कि स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, तो इस तरह की कहानी प्रेमचंद नहीं लिखते। ये कहानी कई पाठ की मांग करती है, और मैं उससे एक पंक्ति आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसका रोग हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि कोई उसके किसी काम की आलोचना करने का साहस नहीं करता। सब के सब उसके मर्जी के गुलाम हैं। और इसके बाद देखिए, एक और जगह पर कहते हैं, उनके सौंदर्य का, हेलेन उस लड़की का नाम है, हेलेन उनसे भी वैसे ही आज़ाद बेतकल्लुफ़ी से मिली जैसे दूसरे हजारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था।
न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आ गया। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रोब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वह हंसी मजाक है, वही प्रेम प्रदर्शन, किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी, मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। ये है स्त्री, दिलजोई सबकी। वो अभद्र नहीं है, वो असहिष्णु भी नहीं है, लेकिन वह जानती है कि किसकी सीमा कितनी है, और उसे अपने व्यक्तित्व के साथ साथ समाज के साथ अंतर्क्रिया करते हुए अन्य लोगों के ऊपर भी अपने व्यक्तित्व के जरिए नियंत्रण रखना आता है। और ये सकारात्मक ढंग का नियंत्रण है, ये उस तरह का नियंत्रण नहीं है जैसे पैट्रियार्की स्त्रियों पर रखती आई। और मैं समझती हूँ आज के व्याख्यान के लिए इतना बहुत। आप सब बहुत धीरज और धैर्य के साथ एक लंबे वक्तव्य को सुन सके, इसके लिए बहुत बहुत आभार।